हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आपका ठोस अवस्था और चैप्टर नंबर आपका 1 है। ठोस अवस्था का जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन था सारा को कर दिया गया है। टोटल इसका 9 पार्ट बनाया गया। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी चैनल पे जा करके देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आज हम लोगों ने क्या करेंगे, ठोस अवस्था के जो चैप्टर है इसके लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आंसर आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आप सभी विद्यार्थियों से हमारा रिक्वेस्ट होगा, ये क्लास को आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज हम लोगों ने इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है सारा कर लेंगे और ये आपका एग्जाम अभी से इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न आपका, ठोस कठोर क्यों होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठोस कठोर क्यों होता है? तो आपको लिखना है, ठोस के कणों के बीच अत्यधिक अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं, जिस कारण से ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या लिखोगे? ठोस के कणों के बीच अत्यधिक अंतराणुक आकर्षण बल होते हैं, जिस कारण से वे ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो ये परिभाषा प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? तो आपको परिभाषा लिखना है, ठोस के अणुओं में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। क्या? ठोस के अणुओं में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है, जिससे वे अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर केवल कंपन कर सकते हैं। इसी कारण ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस के अणुओं में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? ठोस के अणुओं में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है, जिससे वे अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर केवल क्या कर सकते हैं? केवल कंपन कर सकते हैं। इसी कारण ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो जितने सारे प्रश्न हम लोगों ने इस पार्ट में करेंगे, सारा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको पता है चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है उससे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स को लिखते चलिए, नोट्स बना लीजिए कॉपी। तो आने वाला एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी। चलिएगा, अगला प्रश्न हम लोगों ने देखेंगे। अगला प्रश्न क्या देखेंगे, सभी विद्यार्थियों को देखना है। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत करें। वर्गीकृत का मतलब कि बांटने के लिए बोल रहा है। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है। तो जब हमने चैप्टर को पढ़ा रहे थे उसमें अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा, तो इसी चैनल पे जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसमें जाकर के आप ये दोनों को परिभाषा को देख लीजिए, ताकि आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो यहाँ प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत करें। तो आपको बांटना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया, इसमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है और कौन क्रिस्टलीय ठोस है। तो आप सभी विद्यार्थियों को इसे क्या कर देना है, आपस में बांट देना है, क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है पॉलीयूरीथेन। क्या? पॉलीयूरीथेन। यहाँ पे दिया गया है पॉलीयूरीथेन, नेपथेलीन। क्या? नेपथेलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सिलिकॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेसा, कांच, तांबा। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना होगा, इतना जो हमने आपको यहाँ नाम लिए, तो इसमें कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, सभी को आपस में बांट देना है। तो हम यहाँ पे आपको बता देंगे कि कौन क्रिस्टलीय ठोस है और कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। बस आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस में आपका आएगा पॉलीयूरीथीन। क्या जवाब दोगे? पॉलीयूरीथीन अक्रिस्टलीय ठोस है। टेफ्लॉन आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। सिलिकॉन आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। पॉलीवाइनिल, क्या? पॉलीवाइनिल अक्रिस्टलीय ठोस है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड अक्रिस्टलीय ठोस है। रेसा
अक्रिस्टलीय ठोस है। रेशा कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण था, हमने लिख दिया। आप लोगों ने इसे कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आने वाला एग्जाम में आपसे ना छूट सके। अगला हम लोगों ने देख लेंगे क्रिस्टलीय ठोस कौन है। तो क्रिस्टलीय ठोस में हो जाएगा नेप्थेलीन। क्या? नेप्थेलीन, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट, तांबा। ये आपका क्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण है। अगर आप लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों का परिभाषा नहीं देखें तो आप इसी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट उसका बना दिया गया टोटल 9 पार्टों में। इस हमने क्या क्या था परिभाषित किए हैं, तो आप लोग 9 पार्ट को देख लीजिए ताकि आने वाला एग्जाम में आपसे प्रश्न न छूट सके। उसमें क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण देकर के हम खूब अच्छे ढंग से समझाएं। तो और आप अच्छा से समझना चाहते हो तो उसका प्लेलिस्ट में वीडियो डाला गया, आप जाकर के देख लीजिए। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या आता है, चलिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कांच को अतिशीतलित द्रव क्यों माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आप इसे वीवीआई कर लीजिए। सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने कॉपी में इसे वीवीआई कर लेंगे। कांच को अतिशीतलित द्रव क्यों माना जाता है? तो आपको लिखना है कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। और अक्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहते हैं अभी आपको जस्ट बताए थे, उसका वीडियो बना दिया गया है, उसका प्रश्न अपलोड कर दिया गया। आप लोगों ने चैनल पर जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें द्रवों की तरह बहने का गुण पाया जाता है। क्या? कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें द्रवों की तरह बहने का गुण पाया जाता है। यद्यपि यह गुण कांच में बहुत ही कम होता है, इसलिए कांच को अतिशीतलित द्रव कहा जाता है। क्या? इसलिए कांच को क्या कहा जाता है? अतिशीतलित द्रव कहा जाता है। तो यहां तक आप सभी विद्यार्थियों को डाउट नहीं हुआ होगा। मुझे विश्वास है कि 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि अगले क्लास में अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चैनल से क्या हो सके, जुड़ सकें। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न को देखें। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा? तो आप सभी विद्यार्थियों को इसका प्रश्न का उत्तर देना है। चूंकि ठोस के अपवर्तनांक का मान चूंकि ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान होता है। क्या होती है? ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में क्या होती है? समान होती है। अतः यह समदैशिक प्रकृति का होता है। क्या? अतः यह समदैशिक प्रकृति। अब समदैशिक प्रकृति किसे कहते हैं? तो आप सही विद्यार्थियों को नहीं समझ में इस पॉइंट को आ रहा है तो आप इसी चैनल पर जाइए, इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया। समदैशिक प्रकृति किसे कहते हैं, विषमदैशिक प्रकृति किसे कहते हैं, तो सारा प्रश्न का वीडियो अपलोड है चैनल पे जाकर के आपने समझ लीजिए। समदैशिक किसे कहते हैं, असमदैशिक किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको बस यहाँ देखना होगा, यह समदैशिक प्रकृति का होता है। कैसा? समदैशिक प्रकृति का है, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। क्या? अक्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये भी प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत मतलब कि विभिन्न संवर्गों क्या करना है? बांटना है। तो आपको लिखने, यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न दिया गया है, इसको बांटना है। कौन आयनिक ठोस है, कौन सहसंयोजक ठोस है, कौन आणविक ठोस है, कौन धात्विक ठोस है। तो यहाँ पे कुछ आपका उदाहरण दिया गया है और इसमें वर्गीकृत करना है, कौन आयनिक ठोस, कौन सहसंयोजक ठोस, कौन आणविक ठोस, कौन धात्विक ठोस है। तो आपको परिभाषा याद रहेगा आयनिक ठोस का, सहसंयोजक ठोस का, आणविक ठोस का, धात्विक ठोस का, तभी आप इसे पहचान सकते हो। तो इस मन का वीडियो आप नहीं देखे हो तो इसी चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसमें जाकर के आप देख लीजिए आयनिक ठोस के उदाहरण कौन होते हैं, सहसंयोजक ठोस के उदाहरण कौन होते हैं, सारा उसमें अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया उदाहरण के रूप में पोटेशियम सल्फेट, टीन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक, सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये सारा को हमने पहचानेंगे कौन किसका उदाहरण होगा।
तो सबसे पहले हम लोगों ने नंबर 1 देखेंगे। नंबर 1 क्या देखेंगे? आयनिक ठोस का उदाहरण हो जाएंगे पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या आपका आयनिक ठोस का एग्जांपल है। जिंक सल्फाइड, क्या पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड, क्योंकि ये आयनिक बंध रखते हैं। क्या? क्योंकि ये क्या कौन से बंध रखते हैं? आयनिक बंध रखते हैं, इसलिए इसे आयनिक ठोस का उदाहरण माना जाता है। किसको किसको? पोटेशियम सल्फेट को, जिंक सल्फाइड को, क्योंकि ये आयनिक बंध रखते हैं। तो ये सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा आयनिक ठोस का उदाहरण क्या होगा। अगला उदाहरण हम लोगों ने देखेंगे आणविक सहसंयोजक ठोस। क्या देखेंगे? सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण हो जाएंगे ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बाइड, क्योंकि ये विशाल सहसंयोजक बंध रखते हैं। क्यों? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बाइड, क्योंकि ये कौन से सहसंयोजक बंध रखते हैं? विशाल सहसंयोजक बंध रखते हैं। आपसे एग्जाम में इस रूप से भी प्रश्न पूछ सकता है, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बाइड कौन से सहसंयोजक बंध रखते हैं? तो आपको जवाब देना विशाल सहसंयोजक बंध रखते हैं। अगला टॉपिक देख लेंगे हम लोगों ने आणविक ठोस। क्या देख लेंगे? आणविक ठोस। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आणविक ठोस का एग्जांपल हो जाएंगे बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, आर्गन, क्योंकि ये आणविक बंध रखते हैं। क्या रखते हैं? क्योंकि ये आणविक बंध रखते हैं। तो अगला एक और शेष बच रहा है, उससे भी हम लोगों ने अगला पॉइंट आपका धात्विक ठोस का उदाहरण। तो रुबिडियम, टिन, क्योंकि ये धातु हैं। ये क्या है? धात्विक ठोस कौन होते हैं? तो रुबिडियम और टिन क्या होते हैं? ये धातु होते हैं, इस कारण से इसे धात्विक ठोस में रखा गया। किसको? रुबिडियम को और टिन को। तो आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में 100% आ गया होगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिएगा अगला प्रश्न आपका, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा गलित दोनों अवस्थाएं में विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी का मतलब विद्युत को रोकने का काम करता है और और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले क्वेश्चन समझना हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ठोस ए अत्यधिक। ए क्या आपका? ए कोई ठोस है। मान लेते हैं यहाँ पे एक जगह पे कोई ठोस का क्या होता? नाम होता। ठोस ए, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे माना गया है कि ए है ना, जो आपका कोई ठोस का क्या है? नाम है। यहाँ पे एक जगह पे कोई ठोस होगी। क्या ना, समझ में आया? तो ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी होते हैं। ठोस क्या होते हैं? अत्यधिक कठोर तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत को रोकने का काम करता है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघल भी जाता है। यह किस प्रकार का ठोस है? आपसे विद्यार्थियों को जवाब देना है। तो उत्तर बहुत छोटा है, सहसंयोजी ठोस अथवा नेटवर्क ठोस है। क्या? सहसंयोजी ठोस अथवा नेटवर्क ठोस है। इस कारण से ये क्या होते हैं? अत्यधिक ताप पे यह पिघल जाते हैं। बात समझ में आया? तो यह भी प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोगों ने देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में चालक नहीं होते हैं। व्याख्या करें। क्या प्रश्न बोल रहा है? आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते हैं। इसे व्याख्या करना है। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा लिखना है। क्या परिभाषा लिखोगे? परिभाषा लिखना है, पिघली या गलित अवस्था में आयनिक यौगिक आयन मुक्त करते हैं। क्या? पिघली या गलित अवस्था में आयनिक यौगिक आयन उत्पन्न मुक्त करते हैं, जिस कारण वे विद्युत के सुचालक होते हैं। किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो आपको लिखना है, पिघली या गलित अवस्था में आयनिक यौगिक आयन मुक्त करते हैं, जिस कारण वे विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि ठोस अवस्था में आयन प्रबल आकर्षण से जुड़े होते हैं, जिस कारण वे गति नहीं कर सकते हैं। अर्थात करके पॉइंट आपको लिखना है। अर्थात ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? अर्थात ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 9 बोल रहा है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय और तन होते हैं? तो आपसे विद्यार्थियों को परिभाषा लिख देना है। विद्युत के चालक आघात वर्धनीयता और तन्यता। तन्यता का मतलब कि इसे पिटने पर क्या हो सके? चादर के रूप बन जा सके। बात समझ में आया? तन्यता का मतलब तनना। तन्यता का मतलब क्या? तनना। तो विद्युत के चालक आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण धात्विक ठोसों में क्या होता है?
पाया जाता है। तो क्या प्रश्न बोल रहा था, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनीय और तन होते हैं? तो आपको जवाब देना है विद्युत के चालक आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण धात्विक ठोसों में क्या होते हैं, पाया जाते हैं। इसी कारण से क्या होता है, आघातवर्धनीय इसमें तन होते हैं। तो ये भी प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोगों ने देखेंगे, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? तो जालक बिंदु बहुत बार एग्जाम में पूछा गया MVVI क्वेश्चन, इसे आप लोगों ने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर इसे जालक बिंदु के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, इसी चैनल पे जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। टोटल 9 पार्ट में हम लोगों ने पढ़ाने का काम किए हैं, तो आप लोगों ने उस वीडियो को जा करके देख लीजिए ताकि आपको डिटेल से समझ में आ जाए जालक बिंदु किसे कहते हैं। तो चलिए, जालक बिंदु आपसे विद्यार्थियों ने इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा अपने अपने कॉपी में। किसी ठोसों का जालक बिंदु उस क्रिस्टलीय ठोस के घटक गुण की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये अणु, आयन या अन्य किसी प्रकार के कण हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। क्या? किसी ठोसों का जालक बिंदु उस क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण की स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करने का काम करता है, और ये अणु, आयन या अन्य किसी प्रकार के कण हो सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे विद्यार्थियों ने इसे MVVI क्वेश्चन करिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिएगा, प्रश्न बोल रहा है फलक केंद्रित तथा अंतः केंद्रित एक कोष्ठका है। तो ये प्रश्न को आपसे विद्यार्थियों ने इसका इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया गया। फलक केंद्रित किसे कहते हैं तथा अंतः केंद्रित किसे कहते हैं, आप इसी पार्ट में जाइए, अगले पार्ट में इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है फलक केंद्रित और अंतः केंद्रित का। तो आप उस पार्ट में जाकर के इसका दोनों का परिभाषा को आसानी पूर्वक समझ सकते हो, उसमें उदाहरण के साथ, फिगर के साथ समझाया गया है। तो बेहतर होगी आप चले जाइए, यहाँ से जस्ट इसी चैनल पे 9 पार्ट में बांटा गया है, उसका प्लेलिस्ट बनाया गया, उस पर जाकर के आपने समझ लीजिए फलक केंद्रित तथा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका किसे कहते हैं। वहां पे परिभाषा प्लस में उदाहरण प्लस में फिगर के साथ इसे समझाया गया है, वर्णन किया गया है, तो आपको आसान से लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न हम लोगों ने देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 12 बोल रहा है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठका के, है ना, नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहा है कोर पर और कोने पर क्या होते हैं, अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं का कितना भाग सन्निकट कोष्ठका से संभागित होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या लिखना है, कोनों पर उपस्थित परमाणु 8 एकक कोष्ठकाओं, क्या, कोनों पर उपस्थित परमाणु 8 एकक कोष्ठकाओं से सहभाजित होते हैं, मतलब 8 एकक कोष्ठकाओं में क्या होते हैं, बटे होते हैं। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखें तो आप लोगों ने जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें वर्णन किया गया, उसे समझाया गया फिगर के माध्यम से। अतः एकक कोष्ठका के लिए इसका योगदान 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। तो एक बार और समझिएगा, कोनों पर उपस्थित परमाणु 8 एकक कोष्ठकाओं से क्या होते हैं, सहभाजित होता है, अतः एक एकक कोष्ठका के लिए इसका योगदान 1/8 होगा। एक एकक कोष्ठका के लिए इसका योगदान क्या होगा, 1/8 होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा था अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं का कितना भाग सन्निकट कोष्ठका से सहभागित होता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, अंतः केंद्रित पर उपस्थित परमाणु किसी भी अन्य एकक कोष्ठका के द्वारा सहभाजित नहीं होता है। अगर इसको और डिटेल से समझना चाहते हो फिगर के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें इसका वीडियो अपलोड है। अगला प्रश्न हम लोगों ने देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एक अणु की वर्ग निबिड़ संकुलन परत में द्विविमीय उप संयोजन संख्या क्या होगी। तो ये प्रश्न का परिभाषा हम लोगों ने जस्ट देखेंगे, बस आप लोगों ने इस वीडियो को, तो इस प्रश्न का उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 14 का, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित, क्या, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत में एक घटक कण 4 निकटतम घटक कणों का स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श में छूता है, करता है, अतः इसकी उप संयोजन संख्या 4 होगी। कितनी होगी, अतः इसकी उप संयोजन संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो ये भी परिभाषा का प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखेंगे 15 क्वेश्चन का आंसर।
चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इससे आप लोगों ने वीवीआई कर लीजिए, बहुत बार इसे एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो आपसे विद्यार्थियों ने अपने अपने कॉपी में इसे वीवीआई कर लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। क्या बनाता है? एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय होंगे? तो आपसे विद्यार्थियों को इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको हल लिख के उत्तर लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसे आप लोगों ने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होती है। कितनी होती है? 6.022 गुने 10 के पावर 23 होती है। अब प्रश्न में कितना मोल दिया गया है? प्रश्न में 0.5 मोल दिया गया है। कितना मोल दिया गया है? प्रश्न में 0.5 मोल दिया गया है और सूत्र होता है एक मोल का 6.022 गुने 10 के पावर 23। तो यहां से हम लोगों ने क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिख लेंगे 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, यहां से प्रश्न में 0.5 वाला तो लिखना ही है, उसके साथ आपको एक मोल की परमाणुओं की संख्या जितनी होती है उतना से इसे क्या कर दिया, हमने गुना कर दिया। क्या कर दिए? 0.5 गुने 6 पॉइंट, यहाँ पे लिखना है 6 पॉइंट, यहाँ पे जीरो छूट गया, आप लोगों ने जीरो लगा लीजिएगा। 6.022 गुने 10 के पावर 23 होगी। जब इस 0.5 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 से हमने गुना करेंगे तो इसका मान आएगा 3.011 गुने 10 के पावर 23। कितना चलाएगा? 3.01 गुने 10 के पावर 11 गुने 10 के पावर 23 चलाएगा। आपका कितना? 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या कितना चलाया? 3.011 गुने 10 के पावर 23 आ गया। अब हम लोगों ने समझेंगे, अब यहाँ के बाद से आपसे विद्यार्थियों को ये टॉपिक को समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे विद्यार्थियों के लिए, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या से क्या होती है ना, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या दोगुनी होती है। इसका जब हमने अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों जब पढ़ा रहे थे टॉपिक में, तो उसमें पढ़ाया गया था, समझाया गया था, उसका जाकर के आप लोगों ने वीडियो देख लीजिए, अष्टफलकीय किसे कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां किसे कहते हैं। उसमें हमने परिभाषा के साथ सूत्र को बताया था, ये आपको बताए थे कि इस नोट पॉइंट को आप लोगों ने याद कर लीजिएगा ताकि आगे चल के हम न्यूमेरिकल जब बनाएं तो आपको 100% समझ में आना चाहिए। तो आपको टॉपिक में हमने यही बताने का काम क्या था कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होती है और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 2n होती है, मतलब 2 गुना होता है। इसका ये क्या होता है? इसका ये 2 गुना होता है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या के चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या का 2 गुना होता है। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n बराबर, देखिए यहाँ पे आया है कितना, 3.011 गुने 10 के पावर 23 आ गया। कितना आ गया? 3.011 गुने 10 के पावर जो 23 आया, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का मान आया है, n का मान आया। किसका मान आया? n का मान आया है। तो यहाँ पे बोल रहा है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या पूछा गया है। यहाँ बोल रहा है ना, इनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय होंगे। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होती है? दोगुना होती है। तो सबसे पहले अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n बराबर कितना आया? n बराबर में आया 3.011 गुने 10 के पावर 23। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? 2n होगी। क्या होगी? 2n। फार्मूला होता है 2n। तो n की जगह तो क्या धर लेंगे? इतना मान को हम लोगों ने धर लेंगे। n की जगह हम लोगों ने इतना मान को क्या करेंगे? रख देंगे। तो 2 गुना 3.011 गुने 10 के पावर 23 हो जाएगी। अब 2 से गुना इतना में हम लोगों ने करेंगे तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अतः रिक्तियों की कुल संख्या बराबर 3 कुल संख्या लग गया। रिक्तियों की कुल संख्या का मतलब ये हुआ ना, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या प्लस में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या आपका 3.011 गुने 10 के पावर 23 करेंगे, प्लस में 6.022 गुने 10 के पावर 23। ये दोनों को हमने आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ करके आएगा 9.033 गुने 10 के पावर 23। तो ये आपका चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या का कुल मान चलाया। तो मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि ये न्यूमेरिकल आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों ने समझिएगा, एक यौगिक 2 तत्वों m तथा n से बना है। क्या? एक यौगिक 2 तत्वों m तथा n से बना है।
तत्व NCCP संरचना बनाता है, जो तत्व है ना NCCP संरचना बनाता है, और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग है। M है जो ना, M के कौन M के M के N परमाणु, यहाँ पे एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे। एक यौगिक दो तत्वों M तथा N से बना है। तत्व NCCP संरचना बनाता है। M और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 1/3 भाग है को अध्यासित करते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपसे विद्यार्थियों को सबसे पहले उत्तर में लिखना, माना CCP संरचना में उपस्थित N तत्व के परमाणुओं की संख्या X है। क्या मानेंगे? माना CCP संरचना में उपस्थित N तत्व के परमाणुओं की संख्या X है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? 2x होगी। आपको पता है अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का दुगना होता है कौन? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होता है? N होती है, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 2n मान सकते थे, लेकिन n नहीं मानेंगे क्योंकि n तो यहाँ पे मान दिया गया है, तो हमने n की जगह पे क्या मान लेंगे? 2x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2x। अच्छा, अब हम लोगों ने प्रश्न से चलेंगे। प्रश्नानुसार m परमाणुओं की संख्या दिया गया था। m परमाणुओं की संख्या कितना गुना था? इसका चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या का दुगना था। क्या था? सॉरी, दुगना नहीं था। m परमाणुओं की संख्या 1/3 का चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या क्या था? दुगना था। प्रश्न में आप एक बार और जाकर के गौर से पढ़ लीजिए। m परमाणुओं की संख्या जो था 1/3 का चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या का क्या था? दोगुना था। तो 1/3 गुने क्या करेंगे हम लोगों ने? 2x करेंगे। क्या करेंगे? 2x करेंगे। तो यहाँ पे 2x अपॉन क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करेंगे? m अनुपात n का अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या? m अनुपात n का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो 2x अपॉन 3 अनुपात क्या होगा? x। n का मान क्या आपका? n का मान क्या है? x है। यहाँ पे देखिएगा n तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या माना गया है? x माना गया। आप लोगों ने समझ लीजिए, n तत्व के परमाणुओं की संख्या को x माने हैं, तो m का मान आपका कितना है? 2x अपॉन 3 आया। m का मान 2x अपॉन 3, x का मान x। तो m अनुपात n है। अनुपात में बटा होता है। क्या होता है? बटा भी बोल सकते हैं। तो m अनुपात n का मान होगा 2x/3 अनुपात x। अब हम लोगों ने क्या करेंगे? यहाँ पे हर को बराबर करेंगे। हर को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हर में 3 है, तो इसे बराबर करने के लिए अंश और हर में क्या करना पड़ेगा? 3 से भागा देना पड़ेगा। तो 2x/3 बराबर में x, सॉरी 2x/3 अनुपात में x। अब हर को हमने बराबर करेंगे, तो ऊपर में भी 3 से और नीचे में भी 3 से। क्या? ऊपर में 3 से भागा देंगे और नीचे में भी 3 से। तो अब आपको क्या करना होगा? यहाँ पे हर आपस में समान है, तो जहां अनुपात मतलब बराबर होती है, बराबर में क्या हो जाएगा? 3 खत्म हो जाएगी। बराबर में x आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2x अनुपात 3 होगा। अभी खत्म नहीं कीजिए। यहाँ पे बराबर में 3 को क्या कीजिए? बराबर में 3 को अनुपात में क्या कीजिए? खत्म कर दीजिए। बात समझ में आया? यहाँ पे आपने बटा करके भी मान को लिख सकते थे बराबर करके। अब यहाँ पे बचा 2x अनुपात 3x, 2x अनुपात 3x। अब x से x क्या हो गया? अनुपात में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 अनुपात 3। यही आपका आया। अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा? M2N3। क्या आ जाएगा? अतः यौगिक का शुरू वाला मान आपका m होगा, लास्ट वाला मान n होगा। तो M2 हो जाएगी और क्या हो जाएगी? M3 हो जाएगी। यही आपका सूत्र आ गया। किसका? यौगिक का ये फार्मूला आ गया। आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा। बात समझ में आया? अब हम लोगों ने अगला प्रश्न 18 क्वेश्चन देखेंगे। ये भी प्रश्न आपसे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता होती है? तो आपसे विद्यार्थियों को समझना है सरल घनीय, अंतः केंद्रित और षष्ठ निविड़ संकुलन क्षमता। तो आपसे विद्यार्थियों को समझना है, इसका जब हमने थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें ये तीनों का इंपॉर्टेंट किए थे। इस तीनों का हमने क्या किया था? वीवीआई किया था। और अभी भी आप लोगों ने वीवीआई करने का इसे प्रयास कीजिए। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है सरल घनीय, अंतः केंद्रित और षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन जालक। ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने समझेंगे इसका क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता होती है? और सभी जालक का हमने सरल घनीय का संकुलन क्षमता निकाल के बता दिए थे टॉपिक में। अंतः केंद्रित घनीय संरचना का संकुलन क्षमता निकाल के बता दिए थे। षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन का जालक का सभी का हमने मान प्रूफ कर दिया था। तो अगर उसका वीडियो नहीं देखें तो आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ इसका मान लिख देंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो सरल घनीय संकुलन क्षमता का मान होता है 52.4%। जब हमने इसे प्रूफ किए थे तो प्रूफ करके 52.4% हमें आंसर ला करके दे दिए थे आप सभी विद्यार्थियों को। आप इसका जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। अंतः केंद्रित संकुलन क्षमता का मान लाए थे हमने 68%। क्या?
68%। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अंतः केंद्रित संकुलन क्षमता का मान कितना परसेंट होती है? 68% होती है। सरल घनीय संकुलन क्षमता का मान कितना परसेंट होती है? 52.4% होती है। षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन क्षमता का मान कितना परसेंट होता है? 74% होता है। तो ये तीनों प्रश्न आपसे विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर न्यूमेरिकल में पूछेगा तो आपका लॉन्ग बनाना होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बस आंसर पूछेगा। ओके, अच्छा नीचे पॉइंट लिखा गया था षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन ज्वाला की उच्चतम संकुलन सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इसमें किसका था? सबसे ज्यादा षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन का उच्चतम था, मतलब सबसे ज्यादा किसका था? षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन का क्षमता था। ये आपका 52.4% था, ये आपका 68% था, ये आपका 74% था। सबसे ज्यादा आपका किसका था? षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन का संकुलन क्षमता था। ये प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को 100% यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला न्यूमेरिकल को देखेंगे। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुने 10 के पावर -12 केजी मोल इनवर्स है। क्या? एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुने 10 के पावर -12 केजी मोल इनवर्स है, या 405 पिकोमीटर। पीएम जो है ना, आपको इसको हमें पिकोमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोशिका बनाता है यदि उसका घनत्व 2.7 गुने 10 के पावर 3 केजी मोल इनवर्स 3 है, तो घनीय एकक कोशिका की प्रवृत्ति क्या होगी? तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आपसे विद्यार्थियों ने वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में इसे पूछा गया है। चलिएगा, अब हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या मानेंगे? सबसे पहले आपसे विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या मानना है पता है? सबसे पहले लिखना मोलर द्रव्यमान m बराबर, मोलर द्रव्यमान क्या? m बराबर दिया गया है 2.7 गुने 10 के पावर -12 केजी मोल इनवर्स दिया गया है, दिया गया ना। तो मोलर द्रव्यमान बराबर सबसे पहले आपको लिख लेना है। ये आपका मोलर द्रव्यमान प्रश्न में क्या किया गया है? प्रश्न में दिया गया, हमने क्या कर लिए? लिख लिए। कोर की लंबाई दिया गया है, कोर की लंबाई देखिए कितना दिया गया है। कोर की लंबाई यहाँ पे आपसे विद्यार्थियों को देखना है 405 पिकोमीटर दिया गया है। कोर की लंबाई कितना दिया गया है? 405 पिकोमीटर दिया गया। तो यहाँ पे ए बराबर 405 पिकोमीटर लिख लेंगे। अब हम लोगों ने क्या करेंगे? एक पिकोमीटर बराबर मान होता है, एक पिकोमीटर बराबर मान होता है 10 के पावर -12 मीटर। कितना? 10 के पावर -12 मीटर होता है। तो पिकोमीटर को हटा करके हम लोगों ने इसका मान धर देंगे। कितना? ए बराबर 405 गुने 10 के पावर -12 मीटर मान रख लेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना है, घनत्व बराबर मान दिया गया 2.7 गुने 10 के पावर 3 केजी मोल इनवर्स 3, घनत्व का मान भी दिया गया है। तो घनत्व डी बराबर 2.7 गुने 10 के पावर 3 केजी मीटर इनवर्स 3 बोल सकते हो, या तो मोल इनवर्स 3 बोल सकते हो। ओके, सॉरी, यहाँ पे आपको क्या बोलना है ना, यहाँ पे आपसे विद्यार्थियों को एम जो है आपका क्या है, सभी विद्यार्थियों को समझना है। एम आपका यहाँ पे मीटर होगी, क्या होगी? मीटर इनवर्स 3 होगी, मोल नहीं होगा। ओके, चलेगा। अवोगाड्रो की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, याद करिएगा। अवोगाड्रो की संख्या बराबर फॉर्मूला एन बराबर होते हैं 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। आप सभी विद्यार्थियों ने इस फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। किसका मान? अवोगाड्रो की संख्या बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 होती है। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, जेड आपका परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है डी गुने ए क्यू गुने एन बटा एम। क्या? जेड बराबर परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है डी गुने ए क्यू गुने एन ए बटा एम। अब यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को मान को बस धर देना है। डी का मान देखिए कितना आया है, डी का मान आपका 2.7 गुने 10 के पावर 3 केजी मीटर इनवर्स 3 है। ए का मान आपका यहाँ पे आया है 405, ए का मान क्या? 405 गुने 10 के पावर -12 मीटर है। और उसी तरह से एन का मान देखिए कितना आया है, एन का मान भी आपसे विद्यार्थियों के यहाँ पे अवोगाड्रो की संख्या एन बराबर आया है कितना? 6.022 गुने 10 के पावर 23 आया है। अब बटा में एम है, एम का भी मान आया 2.7 गुने 10 के पावर -2 केजी मोल इनवर्स। तो आपसे विद्यार्थियों को बस इसमें मान को धर देना है। जब मान को धर के आपस में क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर से और नीचे से भागा दीजिएगा, तो आज चला आएगा इसका जेड बराबर कितना? 3.99। क्या? 3.99। लगभग में जेड बराबर लिख सकते हो 4 में, लगभग कितना? लगभग आपका 4 हो जाएगी। तो यही आपका मान प्रूफ हो गया। तो ये भी आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें नीचे पॉइंट आपसे विद्यार्थियों को क्या लिखना है? नीचे में पॉइंट आपसे विद्यार्थियों को लिखना है जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 हो तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठ का FCC होता है। तो आपसे विद्यार्थियों को ये पॉइंट 100% समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है? इससे कौन से
भौतिक गुण प्रवाहित होते हैं और किस प्रकार। तो आपसे विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर इस रूप में देना है, जब एक ठोस को गर्म करने पर क्या, जब एक ठोस को गर्म करने पर कुछ जालक स्थल खाली हो जाता है। यहाँ पे कुछ छूट गया है, आपसे विद्यार्थियों को नोट करना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गया है, तो आपसे विद्यार्थियों को लिखना है ना कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है, क्या लिखोगे, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कुछ जालक स्थल नहीं, आपको लिखना है जब एक ठोस को क्या, जब एक ठोस को गर्म करते हैं, क्या गर्म कर की जाती है, तो क्रिस्टल में, यहां से आपको लिखना है गर्म के बाद क्या लिखना है, गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल में एक रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है। क्रिस्टल में क्या होती है, एक रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है और कुछ जालक स्थल खाली हो जाते हैं। क्रिस्टल में एक रिक्तियां उत्पन्न होने के कारण क्या होती है, कुछ जालक स्थल खाली हो जाता है और ठोस का घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है, ठोस का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि आयनों की संख्या प्रति इकाई आयतन क्या होती है, घटती है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह भी परिभाषा आसान से लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे विद्यार्थियों को समझना है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार का स्टाइकियोमेट्री दोष दर्शाते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है जेडनेस, ऑप्शन बी बोल रहा है AGBR। तो आपसे विद्यार्थियों को समझना है, जब हमने फ्रेंकले दोष पढ़ा रहे थे और फ्रेंकले दोष तथा शॉर्टकी दोष पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे जेडनेस क्या है, AGBR क्या है। तो आपसे विद्यार्थियों को समझना है, जेडनेस आपका फ्रेंकले दोष का उदाहरण है, जेडनेस किसका उदाहरण है, फ्रेंकले दोष का उदाहरण है, और AGBR आपका फ्रेंकले तथा शॉर्टकी दोनों दोषों का उदाहरण है। तो आपसे विद्यार्थियों को यह भी परिभाषा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोनों जाकर के फ्रेंकले दोष, शॉर्टकी दोष का परिभाषा देखिए, उसका उदाहरण के साथ हमने समझाने का प्रयास किया था टॉपिक में, आपसे विद्यार्थियों को समझ में आया। चलिएगा, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, सभी विद्यार्थियों को समझ लेना है। क्वेश्चन 21 बोल रहा है, समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती है। तो आप सभी विद्यार्थियों को लिखना है परिभाषा, इसका परिभाषा क्या लिखना, आपको परिभाषा लिखना, अधिक संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाने पर वह एक या अधिक कम संयोजकता वाले आयनों को इस प्रकार विभाजित कर देती है कि उसकी उदासीनता परिवर्तित न हो, उनमें से एक स्थान पर अधिक संयोजकता वाला आयन आ जाता है, जबकि शेष स्थान पर रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक स्थान पर अत्यधिक संयोजकता वाला मान चला आता है, जबकि शेष स्थान पर क्या होते हैं, रिक्त उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे में आपको समझना होगा एग्जाम्पल से, NaCl में AlCl3 मिलाने पर रिक्त स्थान उत्पन्न होगा। क्या NaCl में जब हम क्या मिलाएंगे, AlCl3 को मिलाएंगे तो क्या होगी, रिक्त स्थान उत्पन्न होगी। तो भी परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका, जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिक दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तियां होती है वे रंगीन होते हैं। क्या रंगीन होते हैं, उसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाएं। तो आपसे विद्यार्थियों को समझना है, धातु अधिक दोष में ऋणायनिक, क्या धातु अधिक दोष में ऋणायनिक रिक्त के स्थान पर एक अगुणित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। क्या उपस्थित हो जाता है, जिस कारण वह यौगिक रंग प्रदर्शित करता है। क्या करता है, जिस कारण जो यौगिक होती है रंग प्रदर्शित करने का काम करता है। आपसे विद्यार्थियों को एग्जाम्पल से समझना है, NaCl को Na की वाष्प में गर्म करते हैं तो वह पीला रंग प्रदर्शित लेता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, NaCl को जब Na की वाष्प में गर्म करते हैं तो वह पीला रंग को प्रदर्शित करता है। क्या आपसे पूछा जाएगा, NaCl को Na की वाष्प में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो कौन सा रंग प्रदर्शित कर देता है। तो आपको जवाब देना, पीला रंग को प्रदर्शित करता है। कौन से रंग को, पीला रंग को प्रदर्शित करने का काम करता है। अगला प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को समझना इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन। आपसे विद्यार्थियों ने अपने अपने कॉपी में से VVI कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्ग 14 के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि के द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है, यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित है। तो आपसे विद्यार्थियों को लिखना है, n प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या n प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसमें अधिक संयोजकता वाला पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिलाया जाना चाहिए। अतः यह तत्व समूह 15 के होना चाहिए। क्या यह तत्व समूह कितना होना चाहिए, 15 के होना चाहिए। तो आपसे विद्यार्थियों को यह भी
प्रश्न का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला पॉइंट देखेंगे जो कि आपसे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आप लोगों ने इस क्लास को बस शुरू से लास्ट देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 24 क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार के पदार्थ से अच्छे अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, लौह चुंबकीय अथवा फेरी चुंबकीय। अपने उत्तर का औचित्य बतावें। तो आपसे विद्यार्थियों को लिखना है लौह चुंबकीय पदार्थ से अच्छे अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है क्योंकि उसमें सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं और उसका चुंबकीय आघूर्ण बहुत बढ़ जाता है, जबकि फेरी चुंबकीय में ऐसा संभव नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर का टोटल 24 क्वेश्चन आंसर किए। ये सारा प्रश्न आपसे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट था। तो आपसे विद्यार्थियों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और ये क्लास आपसे विद्यार्थियों को कैसा लगा एक बार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर इसका PDF लेना चाहते हो तो इसके नीचे हमने टेलीग्राम चैनल का, इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप डाल देंगे, उसमें आप ऐड हो जाइए टेलीग्राम पर, ताकि उसके माध्यम से आपके पास कंटिन्यू PDF जाता रहेगा। अगर नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इसलिए इसके नीचे व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी दे देंगे। ओके, आज के लिए इतना, मिलता है आपसे नेक्स्ट पार्ट में।